आप चले जाए मजनू के टीला पर, आप लोग घूमते रहते हैं, पाकिस्तान के जो शरणार्थी रहते हैं और मजनू के टीला के अलावा 1-2 जगह और रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनसे पूछिए कि भाई 1 साल पूरे हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए ना सीए एनआरसी को आई हुई, आप लोगों को मिल गई नागरिकता की नहीं मिली, कुछ सुविधाएं सरकार से मिली कि नहीं मिली, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या मिली नहीं मिली, आप पत्रकार हैं जाकर देखिए क्या क्या सुविधा मिली और दिखाइए भारत के लोगों को। ये ठगने वाला सिर्फ पोलराइज करना, सिर्फ ध्रुवीकरण करना, सिर्फ धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा करना, सिर्फ लोगों में तोड़फोड़ पैदा करना, ये इनकी रणनीति की आड़ में आज निजीकरण, उसी की आड़ में आज लेटरल एंट्री, उसी की आड़ में किसानों का अधिकार, उसी की आड़ में रोजगार को छीनने का प्रयास, उसी की आड़ में धन को इकट्ठा करने का प्रयास, अरबों खरबों नील अनगिनत पैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पूंजीपतियों के पास इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। धनवान धनवान होता चला जा रहा और गरीब गरीब से होता चला जा रहा है। गरीब जीने के लिए लाख प्रयत्न करता है, लेकिन उसका जीना आज भी सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भर में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कल सी वोटर का एक सर्वे आता है और उसमें कहते हैं, दिखाया जा रहा है सर्वे में कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। आप भी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे से आए हैं, कैसे हाल है, कैसे वहाँ पर कैसा माहौल बना हुआ है, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, केवल सी वोटर्स नहीं, अब तक के जितने भी सर्वे आए हैं, गोदी मीडिया के भी सर्वे, वो सर्वे जो बिहार के समय में झूठे साबित हुए थे, वो सब इस समय ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, अप टू नाउ ममता बनर्जी विल बी विन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को पूरी तरह से जीत रही हैं आज की तारीख में, लेकिन चूंकि गोदी मीडिया पहले दिखाना शुरू कर चुकी है, इसलिए मैं ममता बनर्जी के चाहने वालों से कहूँगा कि ये आपके लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी कह रही है 200 पार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कह रही 200 पार, और सर्वे करने वाले वो सारे जितने अब तक हैं जो करते हैं, चाहे वो एबीवीपी का अपना एक विंग है, टाइम्स नाउ का है, सी वोटर्स का है, तमाम लोग ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है कि आखिर क्या कारण है कि वो मीडिया जो अमित शाह जी की रैली को डबल करके दिखाता हो, वो मीडिया जो मोदी जी की रैली को ट्रिपल करके दिखाता हो, वो मीडिया जो ममता बनर्जी को की पार्टी में बिल्कुल लग रहा ममता बनर्जी और उसके भतीजा के अलावा कोई बचेगा ही नहीं, ये दिखा रहा हो, वही मीडिया दिखा रही थी। शुभेंदु भाग गए, फलां भाग गए और परिवर्तन होगा इस बार, ये मीडिया कह रही चिल्ला चिल्ला के। तो वही मीडिया फिर सर्वे क्यों ऐसा दिखा रही है, ऐसा ओपिनियन पोल क्यों बता रही है? इसका मतलब है कि इस ओपिनियन पोल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और शायद चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो इस चुनाव के बाद सेवा जो है से अवकाश लेने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं। और भारत में एक नई परंपरा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी के रिटायरमेंट के बाद एक लॉलीपॉप चला है। अब जो भी बड़े पदाधिकारी रिटायर्ड के करीब होते हैं, वो सरकार को थामने, सरकार के मन के मुताबिक निर्णय करने की कोशिश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद कहीं राज्यसभा में या किसी बड़े आयोगों में उन्हें स्थान मिल जाए। एक संदेह की सुई वहाँ भी है। वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे तो मैं भी पश्चिम बंगाल के 17 दिवसीय दौरे से वापस आया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम दिख रही हैं। विरोध चुनाव में सबका होता है। दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वो दृश्य आपने देखा कि जब स्वयं गृह मंत्री जी डोर टू डोर जाकर पर्ची और हैंडबिल बांट रहे थे और घरों में जाकर खाना भी खा रहे थे, और यहाँ भी 70 पार कर बता रहे थे। हालांकि 70 सीट ही है, मगर वो 70 पार बोल रहे थे, लेकिन नतीजा आपने देखा कि क्या आया। तो क्या बीजेपी का सीए वाला मुद्दा नहीं चल पाया? सीए तो विरोध हो रहा वहाँ, सीए में यही तो समझाना है देश को। तो अमित शाह कह रहे लागू करेंगे हम जैसी कोरोना, तो वही विरोध हो रहा है। विरोध मुस्लिम नहीं कर रहा है, सीए का विरोध मुस्लिम वहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है साहब। वहाँ जितने बांग्लादेशी हैं वो नॉन मुस्लिम। 71 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश मुस्लिम देश हो गया, क्योंकि वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो माइनॉरिटी में कौन गया?
हिंदू गया ना, नॉन मुस्लिम्स आप कहें, उसमें और भी लोगों को इंक्लूड कर लें, तो एपिजमेंट या अत्याचार या दुर्व्यवहार या जो कुछ भी होता है वो किसके ऊपर होता है? बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यक पर होता है। भागता कौन है जान बचाकर? अल्पसंख्यक भागता है। तो बांग्लादेश से भागकर कौन आया? मुसलमान आया या नॉन मुस्लिम्स आए? नॉन मुस्लिम्स आए। किसी भी आदमी से पूछें, लॉजिक यही है, मुसलमान बांग्लादेश से क्यों आएगा, पाकिस्तान से क्यों आएगा? हमें ये हिंदी में समझा दीजिए। पाकिस्तान तो वो कहता है मेरा देश है, वो यहाँ क्यों आएगा? मुसलमान कोई ईसाई इंग्लैंड से यहाँ आकर क्यों बसेगा? ये लॉजिक है। अरब से मुसलमान यहाँ क्यों आएगा? बांग्लादेश से मुसलमान यहाँ क्यों आएगा? वो तो बहुसंख्यक है, सारी सुविधाएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता उसको है। आरोप तो ये है कि वो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी करता है, यानी इसकी भी अनुमति उसको मिलती है, फिर वो भागकर यहाँ मरने आएगा, यहाँ वो तबरेज़ बनने आएगा, यहाँ वो पहलू खान बनने आएगा, यहाँ वो क्या कहते हैं आपको दादरी में जो अखलाक के साथ हुआ वो करने आएगा, या फिर अफराजुल बनने आएगा? क्या बनने आएगा? सवाल ये बिल्कुल गलत है। सीएए का विरोध कौन कर रहा? जिसने एनआरसी की मांग की थी। एनआरसी की मांग किसने की थी? एनआरसी की मांग 76 से आसाम के लोगों ने की थी, ये का आरोप लगाकर कि ये जो बांग्लादेशी आ गए हैं बड़ी तादाद में, ये हमारे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं, हमारी संस्कृतियों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें आप यहाँ से हटाओ। बहुत हंगामा जब हुआ तो राजीव गांधी ने 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन किया था। ये मांग मान ली गई थी कि हम एनआरसी कराएंगे और चिन्हित करेंगे कौन भारतीय है और कौन बांग्लादेशी है। वो चिन्हित हो गया, 19 लाख लोग बाहर आ गए। अब इन्होंने देखा कि 19 लाख में तो 14 साढ़े 14 लाख लोग वही आ गए, तो पंगा उनको बचाना है। वाला मामला उल्टा पड़ गया सर। उल्टा पड़ रहा। सीए इनको आसाम में भी लेकर डूबेगा, सीए इनको बंगाल में भी लेकर डूबेगा। और एनआरसी की बात आपको मैं बताता हूँ, एनआरसी में भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वही लोग होंगे जो लैंडलेस हैं, जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड वाला क्यों डरे? भारत का मुसलमान 95% रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है, इसलिए सीए एनआरसी का मुद्दा हमारा नहीं। हम सड़क पर इसलिए उतरे थे कि भारत की बहुत बड़ी आबादी जो आदिवासियों की है, उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ज़मीनें तो हैं, रिकॉर्ड्स नहीं हैं। एससी में बहुत सारी बिरादरियां हैं, बिहार का मैं हूं, मुसहर है और डोम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं तमाम दलित नेताओं को, वो सर्वे करा रहे हैं, मुसहर और डोम के पास अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड मिल जाए तो मैं गुलामी खटने को तैयार हूं। 90% मुसहर और 90% डोम के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं। सरवर जी लोग कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव हारेगी तो वो किसान आंदोलन की वजह से हारेगी। नहीं, ये भी एक कारणों में से, कई कारणों में एक कारण ये भी है, लेकिन बंगाल में भाजपा के रणनीतिकार ये समझते हैं कि सीए एनआरसी पर अब भाजपा के नेताओं ने बोलना कम कर दिया है। नए भाषणों को आप जरा दिखाइए, अब सीए एनआरसी का जिक्र नहीं हो रहा, अब जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री दुर्गा, जय श्री काली, ये मुद्दा लाया जा रहा है। बात समझिए, अब दुर्गा, काली, सरस्वती, माने राम और कृष्ण, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सीए एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अब नहीं बोल पा रही, चूँकि उसे अब फीडबैक मिल गया। जो वहाँ एक बहुत बड़ा समूह था, उसको मोतुआ या क्या समाज कहते हैं, उसने विरोध कर दिया कि ये सरकार। अब आप चले जाए मजनू के टीला पर, आप लोग घूमते रहते हैं, पाकिस्तान के जो शरणार्थी रहते हैं और मजनू के टीला के अलावा 1-2 जगह और रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनसे पूछिए कि भाई 1 साल पूरे हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए ना सीए एनआरसी को आए हुए, तो आप लोगों को मिल गई नागरिकता कि नहीं मिली? कुछ सुविधाएं सरकार से मिली कि नहीं मिली? मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या मिली नहीं मिली, आप पत्रकार हैं, जाकर देखिए क्या क्या सुविधा मिली और दिखाइए भारत के लोगों को कि ये ठगने वाला सिर्फ पोलराइज करना, सिर्फ ध्रुवीकरण करना, सिर्फ धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा करना, सिर्फ लोगों में तोड़फोड़ पैदा करना, ये इनकी रणनीति है। और उसी की आड़ में आज निजीकरण, उसी की आड़ में आज लेटरल एंट्री, उसी की आड़ में किसानों का अधिकार, उसी की आड़ में रोजगार को छीनने का प्रयास, उसी की आड़ में धन को इकट्ठा करने का प्रयास, अरबों खरबों नील अनगिनत पैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पूंजीपतियों के पास इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। धनवान होता चला जा रहा और गरीब से होता चला जा रहा है। गरीब जीने के लिए लाख प्रयत्न करता है, लेकिन उसका जीना आज भी सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरवर जी, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ पर भी गए हैं, ओबीसी फैक्टर कितना काम कर कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो, नथिंग, 0 पॉइंट। देखिए, कुछ लोग हैं माइनॉरिटी में जो एग्रेसिव रहते हैं, जो सनकी मिजाज के उनको कहिए, वो धर्म की राजनीति इस देश में सूटेबल ही नहीं है साहब, इस देश के नेचर के खिलाफ है।
आप कहेंगे मुसलमानों एक हो जाओ, वो कहेंगे हिंदुओं एक हो जाओ, वो कहेंगे ईसाइयों एक हो जाओ। नहीं, भारतीय एक हो जाओ, संविधानवादी एक हो जाओ, लोकतंत्रवादी एक हो जाओ, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा उसको बचाने के लिए एक हो जाओ, किसानों का हक छीना जा रहा बचाने के लिए एक हो जाओ, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए एक हो जाओ, देश को सुंदर बनाने के लिए एक हो जाओ। ये तो बात समझ में आती है। इसलिए ओवैसी को बंगाल में समझिए एक तरह से लोगों ने रिजेक्ट किया है, और सेकुलर पार्टियों से कुछ लोग जो निराश हैं, वो मुट्ठी भर नौजवान, उनका अपना एक अलग तर्क, अलग आरोप रहता है, वो इनके साथ हैं। तो कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, लेकिन बड़ी आबादी आज भी उन लोगों की है जो सब में और क्या कहते हैं संविधान में उनका अटूट विश्वास है। उसी की रक्षा के लिए बंगाल का ये चुनाव जो है चुनौती है। और इस समय अगर इस तरह की पार्टियों को, जिसका आपने नाम ले लिया, अगर ओवैसी जीतते हैं या भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ये समझिए इस देश में बंटवारे की बुनियाद डालने वाला चुनाव हो जाएगा। ना तो ओवैसी को सीट मिलनी चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलनी चाहिए, वरन देश में बंटवारे की राजनीति शुरू हो जाएगी। हम देश को अटूट देखना चाहते हैं, हम देश को विकसित देखना चाहते हैं, हम देश को मजबूत देखना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसी पार्टियों का विरोध करते हैं जो समाज को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं।